अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की क्लास किस सबक से शुरू होनी है? नहीं? अच्छा, ये लेक्सिस के मुताबिक ताज्जुब मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई। जिक्र तो बहुत हुआ जी, जिक्र तो बहुत चला है, इतना कि बिल्कुल लगता है कि पढ़ाई जा चुकी है। हाँ, अच्छा, मैंने कहा फौजिया, तो अब्बा अम्मी से मेरी बात हो गई है फोन पे, अस्पताल थे उस वक्त। डॉक्टर मसूद और वो भी तशरीफ लाए हुए थे ना, उनकी बेगम भी, दोनों। डॉक्टर साहब से भी तफसीली बात हुई है। तो वही बात है जो उस दिन मैं तुम्हें कह रहा था, मुझे इलामतों से लगता है कि वो इंशाल्लाह ज़्यादा गहरा नुकसान नहीं है। डॉक्टर साहब भी उम्मीद अफजा थे, कहते थे अल्लाह का फजल करेगा, खुद ही बेहोश कर रहे हैं वो, ताकि इंफॉर्मेशन की तकलीफ ना हो। तो एक्सीडेंट तो सीरियस था, मगर अब आसार इस वक्त तक तो वो कहते हैं सब एक्सपर्ट भी उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं खुदा के फजल से। और अब्बा भी वहीं थे, दवाइयाँ उन्होंने शुरू करा दी हैं जो मैंने भेजी थी। एक्सीडेंट्स आजकल बड़े हो रहे हैं दुनिया में, ट्रैफिक हैजर्ड्स बढ़ गए हैं, क्योंकि कार की प्रोडक्शन तो अपनी रफ्तार से उसी तरह जारी है जैसा पहले थी, और सड़कें उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही, और वक्त तेज़ हो रहा है। ये मुश्किलात हैं, इसकी वजह से अमूमन सब दुनिया में इंसिडेंट्स बढ़ गया है इसका, एक्सीडेंट का। अच्छा, ये लेक्सिस शुरू करते हैं आज, ठीक है? लेक्सिस एक सांप का जहर है जिससे दवा बनाई जाती है, और सांपों के जहरों में इसको एक ख़ास मकाम हासिल है। बहुत ख़तरनाक किस्म का जहर है, और ख़ास मकाम इस लिहाज से है कि इसकी प्रूविंग बहुत हो चुकी है। बहुत से सांप हैं जिनके जहरों में बारीक बारीक फ़र्क होते हैं, लेकिन तफसील से उनकी प्रूविंग नहीं होती। अमूमन दो हिस्सों में सांपों के जहरों को तकसीम किया गया है। एक वो जहर जो खून पर हमलावर होते हैं, और एक वो जो असाब पर हमलावर होते हैं। असाब पर हमलावर होने वाले भी खून पर असरअंदाज होते हैं, मगर जो असाब पर हमलावर होने वाले हैं वो खुसूसियत से नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, दिल यानी असाबी रेशों को मफलूज कर देते हैं, और दिल पर हमला करते हैं। लेकिन जो खून वाले सांप हैं उनका भी दिल पर असर पड़ता है, मगर बराह रास्त इतना नहीं जितना खून को मुंजमद करने के ज़रिए। सांप का जहर फी ज़ाते ही कोई ऐसा जहर नहीं है जिसे आप खाएं या कोई भी खाए तो उस पर आम जहर का सा असर ज़ाहिर हो। जितने जानवरों के जहर हैं वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन जो कंसनट्रेटेड हो, उसमें ज़्यादा गाढ़ी प्रोटीन हो, वो अगर मुंह के रास्ते जिस्म में दाखिल हो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसीलिए सांप के कांटे का इलाज ये बताते हैं कि फौरी तौर पर अगर मुंह रख के चूस लो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि मुंह में कोई ज़ख्म ना हो और बराह रास्त खून पर वो असरअंदाज ना हो सके। प्रोटीन्स के खिलाफ इंसान में एलर्जी बड़ी सख्त होती है। खून का टीका करते वक्त जब ये देखा जाता है कि इसका ग्रुप क्या है और उस ग्रुप के सब सेक्शंस, यानी इसको किस ग्रुप को क्या कहेंगे, अगर उर्दू में तो उसकी किस्म कह सकते हैं, दर्जा, कि इस हर इंसान के खून की एक किस्म है, और बड़ी बड़ी किस्में उन्होंने अल्फ़ाबेट्स यानी हरूफ के ज़रिए मुकर्रर कर दिए हैं, फिर उसके आगे फिर 1 2 3 4 नंबर लगा दिए हैं। जितनी तहकीक कर रहे हैं और बारीक किस्में सामने आ रही हैं। तो ए ग्रुप, AB ग्रुप, B ग्रुप,
ओ ग्रुप, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव वगैरह वगैरह आप सुनते हैं लफ्ज़, ये वही बात है। मगर क्यों कर रहे हैं ऐसे? वजह यह है कि इंसानी खून भी उसी तरह जहर है जैसे सांप का जहर या बिच्छू का जहर या और दूसरे जहर। अगर ये किसी खून में दाखिल कर दिया जाए बराह रास्त, तो जो रद्द-ए-अमल खून दिखाता है उससे आदमी मर जाता है। और इंसानी खून सांपों के जहर से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। ज़रा सा भी फ़र्क पड़ जाए और बराह रास्त आप खून दाखिल कर दें किसी और का, तो आनन-फानन वफ़ात हो जाएगी और सूज जाते हैं लोग, उनका सारा जिस्म मुतवर्रम हो जाता है। तो इसलिए याद रखें कि जहर दरअसल प्रोटीन्स की किस्में हैं, और जहर इसलिए हैं कि बराह रास्त खून में दाखिल होते हैं और जिस्म उस खून के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल दिखाता है या उस प्रोटीन के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल दिखाता है। सांपों की प्रोटीन्स उनके मुंह के अंदर जो पीछे वो ग्लैंड्स होते हैं नीचे, उनमें वो जमा होती रहती हैं और वक्त के साथ साथ और गाढ़ी होती चली जाती हैं। अब ये जो निज़ाम है काटने का, ये कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं है, ये अल्लाह ताला ने बाकायदा डिज़ाइन किया है और उसके बगैर इसका खुद एवोल्यूशन से पैदा हो जाना नामुमकिन है। सांप की कुचलियों के साथ दो जो दांत हैं, कुचलियाँ उनको कहते हैं दांतों को, या उन गुदूदों को कहते हैं जो पीछे होती हैं? सांप की कुचलियाँ निकालते हैं तो मालूम होता है वो गुदूद ही होंगे जो पीछे हैं। कुचलियों को ही कहते, गुदूदों को ही कहते हैं। बहरहाल गुदूद हैं कुछ उसके सांप के गले के अंदर पीछे, और एक गले के अंदर नहीं, उसके मुंह के अंदर पीछे हटकर, और दांत हैं दो जो टेढ़े हैं यूं बल खाए हुए। उन दांतों के अंदर सुराख है और उन दांतों का ताल्लुक कुचलियों से है। कुचलियां जब वो सांप यूं करके वापस निकालता है उसको, उस वक्त दबाव पैदा होता है कुचलियों पर। जब काटने के लिए ज़रब लगाता है उस वक्त कोई जहर नहीं निकलता। वो जब यूं करके पीछे को मुड़ के सिर अपना टेढ़ा दांत निकालता है बाहर, उस वक्त कुचलियां दबती हैं और उनसे उनके बीच के सुराख से इंजेक्शन की सुई की तरह होते हैं वो, उसमें से फिर वो जहर का कतरा नीचे उतरता है। अब ये जो जहर है चूंकि बराह रास्त खून में जाता है, इसलिए बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल पैदा होता है। इन जहरों में लेकिसिस को एक बड़ा मर्तबा हासिल है, शिद्दत जहर के लिहाज से भी और होम्योपैथिक इलाज के लिहाज से भी, क्योंकि होम्योपैथिक इलाज में लेकिसिस का जितना इस्तेमाल हुआ है जहरों में उतना किसी और का नहीं, और गैर मामूली फ़वाइद इससे हासिल किए गए हैं। अब मैं आपको लेकिसिस की मुख्तलिफ चीज़ें बताता हूँ, इसमें क्या क्या ख़ास बातें हैं। कैंट कहता है कि लेकिसिस सीम्स टू फिट द होल ह्यूमन रेस। कहते ये एक ऐसा होम्योपैथिक इलाज है या होम्योपैथिक दवा है ऐसी जिसका किसी ख़ास इलाके से ताल्लुक़ नहीं, सारी इंसानी रेस के साथ लेकिसिस जहर का ताल्लुक़ है और इसको हर जगह मुफीद पाया गया है। और दूसरा ये कहता है कि इसके जहर में जो शरारतें हैं वो सारी वही हैं जो इंसानी बद आदमियों में पाई जाती हैं या बिगड़े हुए मिजाजों में पाई जाती हैं। इस लिहाज से भी ये एक आलमी जहर है, यानी सख्त हसद, इस किस्म की चीज़ें, शरारत, फसाद, जो आगे तफसील से बयान होंगे, ये तमाम बातें जो बिगड़े हुए मिजाजों में पाई जाती हैं वो लेकिसिस में बड़ी शिद्दत के साथ पाई जाती हैं। सांपों के जहर का शिद्दत के मरज़
शिद्दत कब इख्तियार करते हैं पता है ना आपको डॉक्टर साहब? मौसम बहार में। मौसम बहार में सर्दियों से सांप गर्मियों में दाखिल होते हैं तो अपने अपने सुराखों से जहाँ वो सोए पड़े होते हैं बाहर निकलाते हैं, हाइबरनेट करते हैं सांप। और सर्दियों से बाहर आते वक्त जो तमाम अरसे में उनका जहर गाढ़ा हो होकर खौफनाक हो चुका होता है, वो बहार के मौसम में सबसे ज़्यादा सख्ती दिखाता है। और बहारी के मौसम में क्योंकि सांप बाहर आकर काटते हैं और सांप के जहर में वक्त की पाबंदी पाई जाती है, इसलिए सांप के काटे के असरात हमेशा उसी मौसम में फिर उभरते हैं। यानी अगर वो काटा हुआ खा किसी अगस्त को भी काटेगा तो उस मौसम में अगस्त में होंगे, लेकिन अलावा अज़ीं बहार से इसका ताल्लुक है। इसलिए सांप अगर नवंबर दिसंबर में भी काटे तो नवंबर दिसंबर में भी इसमें अमूमन रेपिटेशन पाई जाती है, यानी दोबारा वो सिम्टम से अलामात वापस आ जाती हैं। मगर बहार का मौसम सांप के काटे हुओं के लिए सख्त है। और सांप के काटे का जिन अमराज से ताल्लुक़ है वो भी अक्सर बहार में उभरती हैं। इसलिए मसलन अगर एलर्जीज़ हैं, शदीद छींकें आती हैं और मौसम बहार में हैं, तो अक्सर औक़ात लेकेसिस की 1000 की एक खुराक फौरी फ़ायदा देती है। और चूँकि छींकों का ताल्लुक एलर्जी से है, एलर्जी की वजूहात बहुत सी हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि लेकेसिस ही हर दफ़ा फ़ायदा दे। लेकिन अगर बहार के मौसम में एलर्जीज बढ़ जाती हों किसी शख्स की, तो इसको देने में हरज कोई नहीं है, क्योंकि जब फ़ायदा दे तो हैरत अंगेज़ फ़ायदा देता है। मैंने बारहा देखा है, एक ही खुराक 1000 की खाई है और एकदम गायब एलर्जी, दूसरे दिन छींकें आई नहीं। और बाद दफ़ा जब दोबारा आई फिर कुछ अर्सा ठहर के, तो उनको मैंने फिर ऊंची ताकत में दी अल्लाह के फजल से। उसके बाद फिर इस बीख नहीं हुई मर्ज़ की। लेकिन सिर्फ ये लेकेसिस नहीं है, बहार की एलर्जी हो या ख़िज़ा की हो, दोनों में बहुत सी दवाएं हैं जो काम आ सकती हैं। अगर लेकेसिस आपकी फ़ेल करे तो फिर तफसील से देखें, मरीज़ का मुताला करें। हर वो मरीज़ जो सर्दी से गर्मी में हरकत करे, खा मौसमी लिहाज से या मुल्की लिहाज से, उसकी बीमारियों में लेकेसिस को याद रखना चाहिए। सर्दी से गर्मी में जाए, और सर्दी से गर्मी में जाने वाली एक बहुत कसरत से इस्तेमाल होने वाली रोज़मर्रा की दवा क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो दोनों तरफ जाती है। ब्रायोनिया, रोज़मर्रा मैंने कहा था कसरत से इस्तेमाल होने वाली दवा वो ब्रायोनिया है। डलकामारा में दोनों रोग हैं, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी। लेकेसिस की चोटी की निशानी क्या है? एक तो है ना साल के मौसमी फ़र्क, किस मौसम से किस मौसम में दाखिल हो मरीज़ और तकलीफ़ें बढ़ जाएं तो लेकेसिस आएगी, वो तो बता दिया आपको। वक्त के लिहाज से रात के वक्त सोने के बाद, सिर्फ रात से ताल्लुक़ नहीं, सोने के साथ ताल्लुक़ है। और सांप काटे के मरीज़ों का अक्सर सांपों के काटे में यही हाल होता है कि सो जाएं तो मौत की नींद सो जाते हैं। इसलिए सब डॉक्टर जगाने की कोशिश करते हैं, कॉफ़ी पिलाएंगे या झंझोड़ेंगे, शोर डालेंगे या बाज़ थप्पड़ भी मारते हैं कि किसी तरह मरीज़ सो न जाए, क्योंकि सोने से तकलीफ़ तो बढ़ेगी, मगर अक्सर अगर ताज़ा ताज़ा सांप काटा हो और मरीज़ सो जाए तो फिर वो मौत की नींद सोता है। और सोने के बाद जो मरज़ बढ़ती है उसमें लेकेसिस भी दावेदार है, क्योंकि सिर्फ
लेकेसिस के नतीजे में ये अलामत पैदा नहीं होती। और भी बहुत सी दवाएं मैं कई आपको पढ़ा चुका हूँ कि और भी सामने आएंगी। नींद के बाद अमराज का बढ़ना लेकेसिस से बतौर ख़ास ताल्लुक़ रखता है। आमतौर पर लंबी नींद से तकलीफ़ें बहुत बढ़ जाती हैं। सुबह जब मरीज़ उठता है तो बहुत तकलीफ़ें बड़ी होती हैं, लेकिन सोने के साथ भी तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती हैं। मसलन खौफनाक ख्वाबें भी आएंगी, बेचैनी भी होगी, और जो भी दर्द कहीं वाक़या हो, कोई मरज़ जहाँ किसी हिस्से में भी हो, उसमें कुछ न कुछ हरकत पैदा हो जाती है, बढ़ जाता है पहले से। अब सुबह उठता है जब मरीज़, तो खुसूसियत से सर दर्द महसूस करता है और दिल की धड़कन। और दूसरा उसके साथ लेकेसिस में गम पाया जाता है बहुत। इसलिए सुबह जब मरीज़ उठेगा तो सर दर्द तपकन वाला, दिल की धड़कनों के साथ और गम के साथ, ये लेकेसिस का ख़ास निशान है। जलसीमियम में भी सुबह के वक्त सर दर्द से मरीज़ उठता है, लेकिन जलसीमियम के मरीज़ जब सोता है तो रात बेचैन नहीं गुजरती, कोई डरावने ख्वाब नहीं आते। सुबह उस वक्त उठता है अगर उसके औकात में तब्दीली हो, उस वक्त दर्द से उठता है, वरना नहीं। और जलसीमियम के मरीज़ का सर दर्द सुबह उस वक्त भी शुरू हो जाता है अगर आपकी चाय का वक्त है या नाश्ते का एक मुकर्रर वक्त है, उस वक्त आपने वो ना चाय पी ना नाश्ता किया, उठते हैं रोज़ाना किसी ख़ास वक्त, उस दिन लंबी तान के सो गए और वक्त पर ना उठे। ये जो औकात की तब्दीली सर दर्द पैदा करती है, इसमें जलसीमियम दवा है, ना कि लेकेसिस। और अगर गर्म पानी से नहाए मरीज़, हालांकि बहुत ठंडा होता है मरीज़, लेकेसिस का बहुत सख्त ठंडा होता है, इसके पाँव ख़ास तौर पर तो बाज़ बर्फ़ की तरह जमे होते हैं, यानी महसूस उसको ये होता है कि जमे हुए हैं। मगर गर्म पानी इसको तकलीफ़ पहुंचाता है, ख़ास तौर पर जो सर की इलामतें हैं। इसलिए अगर गर्म पानी से नहाया जाए, या बहुत वार्म बाथ लिया जाए और सर की इलामतों में इजाफा हो जाए, बढ़ जाए, ख़राबी पैदा हो जाए, उस वक्त लेकेसिस को याद रखना चाहिए। और सर की इलामतें यह हैं कि सर पे ऐसा दबाव होगा खून का कि लगता है कि फट जाएगा, और पाँव सख्त ठंडे। ये है आगाज़ सर की तकलीफ़ों का अगर लेकेसिस का मरीज़ बहुत गर्म पानी से नहाए। और गर्म पानी से खून में वैसे दौरान तेज़ होता है, और लेकेसिस में रुझान ये है कि बेलाडोना की तरफ एक तरफ दौड़ता है, मगर बेलाडोना में मुख्तलिफ आज़ा में खून का दौरान हो सकता है। ये नहीं कि हर दफ़ा सर ही की तरफ हो, मगर लेकेसिस में सर इसका ख़ास खून के दौरान के हमले की जगह है। तेज़ी से उस तरफ खून इकट्ठा होता है और पाँव ठंडे हो जाते हैं। बाज़ मरीज़ जो लेकेसिस के मरीज़ हों, वो गर्म पानी से नहाते नहाते बेहोश हो जाते हैं। लेकेसिस की इलामतों में चेहरे पे पर्पल या और स्याही माइल दाग ये भी पड़ते हैं, दिखाई देते हैं। हार्ट अटैक का मरीज़ जिसको दिल का हमला हुआ हो, उसके चेहरे पे जैसे निशान काले काले ज़ाहिर हो जाते हैं बस औकात, वो लेकेसिस की तस्वीर है। इसलिए लेकेसिस के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरी है दिल के हमलों के लिए।
दिल की हमलों की रोकथाम के लिए भी, दिल के हमलों के इलाज के लिए भी। इसी तरह ग्लैंड्स के मुतवर्रम होने में भी लेगेसीज मुफीद है अगर बाकी अलामतें पाई जाएं। अगर अल्सरेशन से स्याह खून निकले, जिस तरह के आपको मैं बता चुका हूँ इसमें सीकेल कॉर में है, आर्सेनिक से भी स्याह खून निकलता है, मगर अगर इसका खून धागों की तरह जम जाए, धागे नहीं बल्कि जिस तरह स्ट्रॉज क्या कहते हैं घास फूस, उसकी तरह जम के घास फूस की सी शक्ल दिखाए स्याही माइल, तो ये ख़ास लेकेसिस की अलामत है। लेकेसिस के जहर में ये कोई मादा पाया जाता है कि खून को जमाता है, जैसे रेशे हों इसके खुश्क, ये जो घास फूस के रेशे जिस किस्म के होते हैं उस तरह के हों। और जैसा कि क्रीजोट में और फास्फोरस में आपको बता चुका हूँ, ब्लीडिंग बहुत होती है, इसमें भी ब्लीडिंग बहुत है, छोटे छोटे वुंड्स। क्रियोजोट की ब्लीडिंग का इन दोनों बाकी फास्फोरस और लेकेसिस की ब्लीडिंग से क्या फ़र्क है, क्या पहचान है? कहीं से उसको दबाए तो हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर नंबर लेगी ये लड़की सब पे हैं। क्रियोजोट की ब्लीडिंग का दबाने से बहुत ताल्लुक है, मामूली सा दबाव भी हो तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अच्छे भले गम्स हैं, उंगली से दबाएंगे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरह कहीं भी कोई मामूली तकलीफ हो, अगर उस पर दबाव आएगा तो ब्लीडिंग होगी। ये ख़ास अलामत है क्रियोजोट की। और फास्फोरस की ब्लीडिंग सुर्ख होती है और लेकेसिस और सीकेल की स्याही माइल होती है। फास्फोरस की ब्लीडिंग स्पर्ट करती है और हमेशा सुर्ख खून निकलता है उसका। लेकेसिस की जमी हुई घास फूस की शक्ल के धागे बने हुए, इसके अल्सर्स की शक्ल सीकेल से बहुत मिलती है, क्योंकि गैंग्रीन की भी का रुझान भी है इसके अल्सर्स में, और स्याही माइल खून का रिसना, इर्द गिर्द से गला देना उनके किनारों को और उनका ज़रा सा मुतवर्रम हो जाना, ये पर्पल निशान, मॉटल्ड, जिल्द सुकड़ी भी हुई हो, थोड़ी सी झुर्रियाँ पड़ जाएं और साथ पर्पल हो जाए। पर्पल को क्या कहते हैं? हाँ अच्छा, जामन तो आजकल दुनिया से उठते ही जा रहे हैं। किसी ज़माने में बहुत जामुन हुआ करते थे, अब तो मेरा ख्याल है वो मोटे मोटे जो बनाए होते हैं इन्होंने, क्या कहते हैं, रा, हाँ वही आते हैं बस अब मार्केट में, जो प्रोफेशनली तैयार किए हुए। पुराने ज़माने में जो देसी जामुन पंजाब में हुआ करते थे वो बहुत बेहतर हुआ करते थे। उस ज़माने में जामुनी रंग भूला भी नहीं जा सकता, भुलाया भी नहीं जा सकता था। आपको याद है किसी ने खाए होंगे वो छोटे? छोटे आपने जरूर खाए होंगे, छोटे देसी जामुन। जरा सा वो गलने की तैयारी कर रहे हैं, वो बेहतरीन वक्त होता है उनके खाने का, वो फिसलते हैं मुंह में, हैं डॉक्टर साहब ठीक है ना? और ये जो गलघोटू जामुन है तो फजूल चीजें हैं, फीके और हाँ राज जामुन। अच्छा, पर्पल का तर्जुमा आ गया मुझे, जामनी। गैंग्रीन का मैं बता चुका हूं, लेकिन इसकी बाकी अलामतें उससे बड़ी नुमायां तौर पर मुख्तलिफ हैं सीकेल से। इसमें जिस्म ठंडा है, गैंग्रीन की अलामतें हैं, लेकिन गर्मी महसूस नहीं होती, सख्त सर्दी महसूस होती है। तो इतना नुमाया फ़र्क है कि आपको
लेकिसिस को सीकल से कंफ्यूज करने की कोई वजह ही कोई नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन गैंग्रीन, जख्मों की शक्ल, चेहरे पे दाग जो जामनी रंग के हों, इस पहलू से इसको याद रखें कि सीकल से मिलता जुलता है। वेरिकोस वेन्स यानी नीली रगें जो फूल जाएं, उनके अंदर ख़तरा पैदा हो कि क्लॉटिंग भी शुरू हो जाएगी, बाज़ दफ़ा हो भी जाती है, फट जाती हैं, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और अमूमन प्रेगनेंसी के बाद बाज़ दफ़ा औरतों की टांगों में, पाँव में ये वेरिकोस वेन्स हो जाया करती हैं। बाज़ों को ऐसी शदीद होती हैं सारी टांग पर, घुटनों के इर्द गिर्द, कि उनसे चलना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही तकलीफ़ दे होती हैं वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स के इलाज में आर्नी का बसा औकात नाकाम हो जाता है, वो नहीं काम करता। लेकिसिस भी साथ दे के मैंने देखी है, वो भी कभी करती है कभी नहीं, हालांकि वेरिकोस वेन्स में इसको दिया हुआ है। उसके बहुत से उसके ऐसी बहुत सी इलामात देखनी पड़ती हैं जो अमूमी मरीज़ का तशख़्ख़ुस करें कि ये मरीज़ बहैसियत मरीज़ किस दवा में पड़ता है। उस दवा में अगर वेरिकोस वेन्स की इलामतें और बसा औक़ात मिल जाएंगी तो उसको अव्वलियत देनी चाहिए। रोज़मर्रा के तौर पर अगर वेरिकोस वेन का दूसरा इलाज ना हो तो आप आर्निका लेकिसिस लीडम के तौर पर आर्निका लेकिसिस ये दें बार बार, तो इससे फ़र्क पड़ता है कुछ। लेकिन सबसे अच्छा जो वेरिकोस का इलाज है वो इस्कुलस में है। इस्कुलस क्या आप कौन क्या बोला था? अच्छा, मैंने कहा शायद कोई बात कहने लगे हैं। इस्कुलस को मैंने बताया है कि ये आँखों के अंदर भी सुर्खी पैदा करती है और शदीद मुतवरम होके जैसे आँखों में वो हो जाए, बवासीर हो जाए, तो इसको आँखों की बवासीर कहते हैं इस्कुलस की इलामतों को। और बवासीर में भी बहुत से मौके गुच्छों की तरह पैदा कर देती है, शदीद दर्द वाले, और उसमें जामनी रंग पैदा होता है लेकिन वो फटते नहीं हैं। इस्कुलस की ये ख़ास इलामत है कि ज़ख़म लगता है गल सड़ रहे हैं, गल सड़ जाएंगे, और आदमी कहता है गलें कमबख्त पीछा छोड़ें, पीप निकले दफ़ा हों। ये मरीज़ का दिल की आवाज़ होती है, मगर वो 6-6 महीने, साल तक उसी तरह चलते हैं, कोई उनमें पीप नहीं बनती। तो उनमें जो ये ज़िद पाई जाती है लंबे अरसे तक चलते चले जाना, ये वेरिकोस वेन्स का ख़ास निशान है। इसलिए इस्कुलस को मैंने देखा है कई दफ़ा वेरिकोस वेन्स में, ऐसा असर दिखाया कि साफ नज़र आ गया कि हाँ इसको कहते हैं ठीक होना। लेकिन आर्निका लेकिसिस से नरमी तो मैंने देखी है, मगर मुझे कभी याद नहीं कि वेरिकोस वेन्स ठीक हो गई हों। ये देखा है कि जिनके टेंडेंसी शुरू में रुझान हो, और ख़ास तौर पर औरतों को ख़ास अपने पाँव का ख्याल रखना चाहिए। पाँव धोते वक्त अगर टखनों के दोनों तरफ नीचे, एड़ी से ऊपर नीले निशान ज़ाहिर हों, तो ये रुझान है इस बात का कि खून की नीली रगों के अंदर कमज़ोरी पैदा हो रही है और वहाँ खून जम सकता है। अगर वो फूल जाए रग तो फिर उसके गुच्छे भी बन जाते हैं, वो वेरिकोस वेन्स हैं। ये वेरिकोस वेन्स नहीं होती, ये उसका आगाज़ है, इलामतें हैं। उस मौके पर आर्निका लेकिसिस अगर शुरू कर दी जाए तो इसको आगे बढ़ने से रोक देती हैं वो। और ये यकीनी है इस खुदा के फजल के साथ कि वेरिकोस वेन्स बनने से पहले अगर आगाज़ में पता चल जाए तो आर्निका लेकिसिस प्रिवेंटिव के तौर पर, हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर बहुत अच्छा असर करती हैं। वेन्स का वैसे बड़ा हो जाना और फूल जाना ये इसकी ख़ास इलामत है, यानी आम इलामत, ख़ास नहीं आम इलामत है। लेकिसिस में ये मरीज़ों में अमूमन वेन्स वैसे ही फूली हुई, आपने देखा होगा बाज़ लोगों के हाथों में बहुत मोटी मोटी वेन्स उभरी हुई होती हैं,
वो लेकेसिस की तरफ इशारा करती हैं, यानी अपनी ज़ात में तो पूरी इलामत नहीं मगर इशारा करती हैं। इमोशंस का इस पर असर ये होता है हमेशा कि हाथ पांव ठंडे और दिल तेजी से धड़कने के बजाय कमज़ोर हो जाता है। लेकिन में ये बात याद रखने के लायक है कि अगरचे सर वगैरह में वो तपकन होती है जब दर्द हो और नब्ज़ें फड़कती हैं, बाज़ फालेक्सिस मरीज़ तकिए पर सर रख के सो भी नहीं सकता, क्योंकि सर की तरफ जब रुझान हो तो तकिया बचता है, जिस तरफ वो सिर रखेगा वो धड़कन होगी। लेकिन अचानक कोई गम की खबर या जज्बात में कोई इंसान आ जाए तो उसमें तपकन वगैरह कोई नहीं होती, दिल की नब्ज़ वैसे ही डूब जाती है, हल्की हो जाती है। और जिस्म पर, जिल्द पर पसीना और सर गर्म, सर तो इसका ज़रूर गर्म होता है और पांव ठंडे। पांव ठंडे अगर हों और लेकेसिस की इलामतें कुछ हों मामूली भी, तो जादू का सा असर करती है। इतना तेज असर करने वाली दवाई मैंने कम देखी है, हैं बाज, लेकिन एक सख्त सर्दी से सुकड़ा हुआ मरीज तय बता लिहाफ लिए हुए, क्या हो गया कि जी इतने ठंडे पांव हैं कि नाकाबिल बर्दाश्त हैं। अब दवाई देके जाएं, 2-4 मिनट के बाद वो हंसता खेलता बाहर आ जाएगा कि यूं लगा जैसे कोई चीज़ गर्मी सरायत कर गई है ऊपर से नीचे की तरफ। और हमेशा ये बयान करते हैं कि गर्मी की लहरें ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ी हैं। उससे मेरा अंदाज़ा है कि सर की तरफ जो रुझान खून था, वो गुच्छा सा बना हुआ था, वो टूट जाता है, जाफा जिसको पंजाबी में कहते हैं, तो उससे नॉर्मल हो जाता है दौरान खून। मगर जो भी शक्ल होती हो, पाँव गर्म बड़ी जल्दी होते हैं, फिर देखते देखते आम आदमी गर्म हो जाता है। सुराइनम में भी ये खूबी पाई जाती है कि सख्त ठंडे पाँव में वो मुफीद होता है, लेकिन उसका सारा जिस्म हमेशा ठंडा रहता है। सुराइनम और लेकेसिस में ये फ़र्क है कि सुराइनम का मरीज़ हमेशा ही सुकड़ा हुआ है, और बाद लोग गर्मियों में भी वो मोटे मोटे वो पहने हुए टोप पहने फिरते हैं, जिनको ख़ास तौर पर दमा हो। मैंने कई दफ़ा देखा है, वो कान भी ढांपे हुए, सिर लपेटा हुआ। तो जो मुस्तकिल बेचारा गर्मी सर्द मरीज़ है और उसकी जिल्द भी कुछ स्याही माइल हो जाया करती है, ये टिपिकल सुराइनम का केस है। अखराजात में बदबू भी होती है। लेकेसिस में ये अलामतें नहीं हैं। वहाँ किसी क्राइसिस से, किसी प्रेशर से, या कभी कभी किसी मरीज़ में ये रुझान हो, ये कमज़ोरी हो कि सर्दी अचानक आई तो बिल्कुल ठंडा हो गया और मगर सर गर्म रहा, उस वक्त लेकेसिस काम करती है, जैसे मैंने बताया है। और कोई ख़ास अलामत है लेकेसिस की जो ज़बान ज़दाम हो चुकी हो होम्योपैथ में? बतौनी। अच्छा बाई जाना है क्या? बाई जाना, बाई तरफ का हमला लेकेसिस की ख़ास अलामत है, लेकिन बाई तरफ ठहरता नहीं हमेशा के लिए। बाई तरफ अपना काम करके दाईं तरफ मुंतकिल होता है। ये ख़ास है। बस लेकेसिस में 2 अलामतें भी अगर मिल जाएं ऐसी तो ज़रूर मुफीद होगी। एक, बाईं तरफ का हमला दाईं तरफ हरकत कर रहा हो और सोने से तकलीफ बढ़ जाए। बाकी भी अलामतें पाई जाएंगी, मगर आपको 2 ही पता चल जाए ना, तो इस पर दवाई दे दें। ये पक्की इलामत है पहचानने के लिए।
ओवरीज की बाज़ औरतों को तकलीफ़ें होती हैं, लेगिसिस का भी ओवरीज पे बहुत असर है, मगर अगर बाईं तरफ की ओवरी ख़राब हो और आगाज़ वहाँ से हुआ हो तो लेगिसिस उसमें बहुत अच्छी है। और ओवरीज की खराबी अगर दाईं तरफ से हो फिर क्या देना चाहिए? और हार्निका भी, मगर लाइकोपोडियम मेन है। और क्या? मैं तो वैसे राइट साइड की वो मैंने आपको एक बताई थी दवा अभी, क्या? हाँ, क्या चीज? टेरेंटुला। फेरेंडोला नहीं, उसका नाम याद नहीं बना, पिटाल बना दिया चलेगा। टेरेंटुला में दाईं तरफ का हमला होता है और वो भी ओवरीज का बेहतरीन इलाज है। अगर गैंग्रीनस हो, खतरा हो तो और भी ज़्यादा अहम बन जाती है। दाईं तरफ से गला पकड़ा जाएगा, बाईं तरफ चला जाएगा। और लाइकोपोडियम में दाईं तरफ से गला पकड़ा जाएगा, बाईं तरफ चला जाएगा। और जो इधर से उधर से इधर फिरे वो क्या होता है? हाँ, पस्तिल्ला में भी ये मसलन पेट की इलामतों में उसकी दर्द की लहरों में ये पाई जाती है। मर्ज का इंतकाल दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हुआ करता है। पस्तिल्ला के अंदर जो लहरें दर्द की उठती हैं इधर से उधर, ख़ास तौर पर जब पस्तिल्ला मैंने ये महसूस किया है, आज ही मुझे इत्तफाक से आने से पहले मैं ख़त पढ़ा डाक में, उसमें यही बात लिखी हुई थी। जो मरीज़ाएँ ये रुझान रखती हों कि बच्चा उनका सर ऊपर और पीठ नीचे हो, उनमें पहली दवा जो जहन में आती है पस्टिल्ला है। पस्टिल्ला यहाँ यूरोप में, अमेरिका में निस्बतन कम कामयाब है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कामयाब थी। यानी अगर फीसद देखा जाए तो इसकी शायद कोई और वजूहात हों। यहाँ खाने पीने में इतनी मसनूई चीज़ें आ गई हैं कि बाद चीज़ें शायद पस्टिल्ला की रास्ते में रोक बनती हों। मगर ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान में जो मैंने देखा था पस्टिल्ला का तजर्बा वो बहुत नुमायाँ था। यूरोप में इसमें फेलियर काफ़ी नज़र आया है। लेकिन आज जो ख़त था उसमें वो इतला थी, कनाडा से ख़त था, और कि आपने मुझे ये तकलीफ़ थी और डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेशन का वक्त तय कर दिया था, तो पस्टिल्ला खाई, दूसरे दिन ऑपरेशन था, तो मेरे पेट में सख्त लहरें उठी हैं दर्द की, और वो वही दर्द थी। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यूँ झटके लगे हैं दर्द के बड़े सख्त, इसलिए कि वो रेम रीएडजस्टमेंट कर रहा होता है ना, उसको उल्टा रहा होता है बच्चे को, तो इसलिए यह होती है। कहते जो डॉक्टर जो मुझे डाल के लेके जा रहे थे, तो उसने लिखा है कि उन्होंने देखा तो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। पस्टिल्ला की जो दाएं और बाएं से दाएं की हरकत है ना, ये अमूमन दर्द के एहसास की हरकत है। अमराज की तब्दीली में लाक कैनाइनम है जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं के लिए बहुत नुमाया है। यानी कुतिया के दूध से जो दवा बनी हुई है उसमें ये बहुत नुमाया बात है कि मरज़ मुंतकिल होते हैं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। गला इधर का ख़राब, दूसरे दिन इधर का ख़राब, फिर तीसरे दिन वापस इधर का, फिर चौथे दिन या उसी दिन ही जगह बदल जाएगा। बाकी अमराज का भी यही हाल है उसमें। और सर दर्द के दौरे जो अमूमन माइग्रेन के अटैक्स हैं वो लेगिसिस में हमेशा ही कहना चाहिए, मेरे इल्म में तो लेगिसिस के में जिन्होंने शफा पाई है वो अक्सर बाईं तरफ ही हुए थे, बाकी मुझे याद नहीं, इसलिए मैं हमेशा कह सकता हूँ। और बाईं तरफ गुद्दी तक इसका असर होता है सर दर्द का, ये पूरा हिस्सा जकड़ा जाता है, कनपट्टी पे बहुत जोर डालता है इसका सर दर्द, और जबड़ा तक नीचे तक,
और गुद्दी यहाँ तक, और जरासीमियम भी इस किस्म के हमले में मुफीद है, मगर जरासीमियम का दर्द नीचे तक उतरता है और पीठ के मसल्स को भी पकड़ लेता है। और अक्सर गुद्दी के एक तरफ नहीं रहता जरासीमियम का, वो पूरी गुद्दी को पकड़ के नीचे तक चला जाता है। एक इसमें लेगेसिस में एक ख़ास बात यह है कि ऊपर के धड़ की तरफ और है, नीचे की और, यानी अगर यहाँ दर्द है और दिल पर दबाव है तो दाएं तरफ बुनेरान में वो तकलीफ़ हो सकती है, या बाईं टांग में भी वैसी तकलीफ़ हो सकती है, या बाईं तरफ पेट में। तो नाफ से नीचे ये करवट बदल लेता है, जैसे धागे को ट्विस्ट कर दें तो इसकी इलामतें ट्विस्ट हो जाती हैं नीचे जाते जाते, तो दाईं तरफ से बाईं तरफ को चली जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर ये हो कि बाईं तरफ ऊपर और दाईं तरफ नीचे तो फिर लेगेसिस काम करेगी गालबन, लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि लेगेसिस हमेशा ये करती है। अक्सर लेगेसिस में बाईं तरफ ही रहती है, सर से लेकर पांव तक जो फालिज हुआ हुआ है बाईं तरफ का, वो इसका हिस्सा है लेगेसिस का। और इसमें फालिज में मैंने कभी नहीं देखा कि लेगेसिस का फालिज इस तरह हो कि बाईं तरफ ऊपर और दाईं तरफ नीचे, लेकिन दर्दों के एहसास और दूसरी तकलीफ़ों में शैटिका वगैरह इनमें ये देखा गया है कि ऊपर असाबी तकलीफ़ें बाईं तरफ और नीचे दाईं तरफ। और जो इसके लेगेसिस के कांटे वाला कुछ देर के बाद जब बेहोश हो के गुजरने से पहले उसकी जो इलामतें हैं वो जिन मरीजों में मिलें उनमें लेगेसिस काम करती है। मसलन ज़ुबान लगता है मोटी हो गई है, होंठ पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, लफ्ज़ इस तरह निकलते हैं जैसे घसीट के और पूरी बारीक अदायगी के साथ नहीं, बल्कि मोटी मोटी अदायगी होती है। ऐसी सूरत हमेशा लेगेसिस की याद दिलाती है। और अल्फाज में गलती फिर करने लग जाता है, ब्लंडर करता है, कुछ कहने की बजाय कुछ कहता है, फिर उसको वापस लाता है। और अगर इसके साथ सर गर्म और चेहरे में पर्पल यानी जामनी निशान हो तो फिर लेगेसिस पक्की दवा है। और ये मुंह के अंदर और गले के अंदर फालजी इलामतें पैदा होने का आगाज़ है। अगर इसको वक्त पर चेक ना किया जाए तो ज़ुबान पे भी फालिज गिर सकता है, गले पर भी फालिज गिर सकता है, या स्ट्रोक हो सकती है। इसलिए फौरी तौर पर ऐसे मरीज को लेगेसिस देनी चाहिए। इसकी जो एक और इलामत जो आमतौर पर लेगेसिस के साथ नुमाया तौर पर जहन में आती है वो भी रह गई है बाकी। किसी को ख्याल आया, याद आया? हैं? बताएं जी। इससे पता चलता है कि पढ़ी हमने नहीं है वाकई में। 2-9 में भी है ये बात। यहाँ जकड़न का एहसास है, बताया था ना, कॉलर बर्दाश्त नहीं होता और कॉलर से बहुत तकलीफ होती है। गले में ऐसा फंदा सा पड़ जाए जिससे कॉलर भी ना बंद हो और घबराहट हो, उसमें कौन कौन सी दवाएं नुमाया हैं? एक हाइड्रोफोबिनम भी है, वो अंदर की इलामत है लेकिन बाहर भी बाज़ मरीज महसूस करते हैं क्योंकि वो तफरीक नहीं करते कि बाहर है या अंदर है। लेगेसिस में बैरूनी हिस्सा जो गले का है उसमें तंगी का एहसास मुंतकिल होता है। हाँ, कैक्टस में नहीं, कैक्टस में तो बड़ा नुमा यूं
वॉइस की तरह बंद होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं फ़र्क बता रहा हूँ कि हायरसिमस में बिल अमूम अंदर की नाली में का तशन्नुज है, हाइड्रोफोबिनम में भी अंदर की नाली का तशन्नुज है, मगर मरीज अमूमन चूंकि गले की बात करते हैं इसलिए यूँ मालूम होता है कि सारे गले में है। ग्लोनाइन में लेगेसिस वाली इलामत है, अंदर की नाली का तशन्नुज नहीं, बल्कि कोई चीज़ भी टाइट बर्दाश्त नहीं है, सर के ऊपर भी टोपी भी नहीं रख सकता मरीज, और गर्दन के इर्द गिर्द कॉलर या कोई और ऐसी चीज़ जो उसको बंद कर दे वो तकलीफ दे है लेगेसिस में, और ग्लोनाइन में ये इलामत है। तो जहाँ भी कंस्ट्रिक्शंस गले की बातें होती हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दवा का ताल्लुक किस हिस्से से है और आपस में किससे तफरीक की जा सकती है। इसके मरीज में सस्पिशन बहुत पाई जाती है, खतरनाक शक, हर चीज़ पे शक। लेगेसिस की जो मरीज़ाएँ पागल हो रही हों तो वो ऐसी चीज़ है जो फिर बढ़ती चली जाती है, लेकिन शुरू में उनकी ये इलामतें ज़ाहिर होंगी कि शक पड़ जाए, कोई मेरे खिलाफ बातें तो नहीं कर रहा, फलां ने ये तो नहीं कर दिया, पानी में कोई आपने डाल तो नहीं दिया। ऐसे मरीज़ को लेगेसिस देना ज़रूरी है। ये तो मैंने देखा है कि अक्सर पहली दफ़ा फ़ायदे का ज़रूर जिक्र करते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि फिर मज़ीद काम नहीं की, फिर दूसरी दवाएं ढूंढनी पड़ती हैं या ये मालूम करना पड़ता है कि उसके वजूहात क्या थी इस किस्म की। अगर शौक पहुंचा हो किसी और वजह से तो फिर लेगेसिस क्योंकि मुशाबे है थोड़ा सा काम करेगी फिर छोड़ देगी। जब तक लेगेसिस की पूरी इलामतें ना हो क्यूरेटिव नहीं होती। मगर जहाँ ये मिलती जुलती है हकीकत में, वहाँ तो आनन फानन फ़ायदे देती है, इसमें बड़ा मज़ा है। एक मरीज दूसरे दिन ठीक ठाक, फिर उसको दोबारा तकलीफ नहीं होती। तो अगर दें, इब्तदाई फ़ायदा हो, फिर रुक जाए, फिर ज़रूर दूसरी दवा की तलाश करें, क्योंकि लेगेसिस अगर काम करती है तो लंबा अर्सा तक फ़ायदा देती है, एकदम नहीं छोड़ा करती। काम तो कर थोड़े अरसे के लिए भी काम करती है, मतलब मेरा सिर्फ ये है लंबा अर्सा काम करती है। अगर यही दवा हो वाक़यातन तो फिर थोड़ा सा असर करके छोड़ेगी नहीं। अगर दवा कोई और हो जो मरीज़ के आन मुशाबे है, लेकिन लेगेसिस से बाज़ जुज़वी इलामतें मिलती हों, तो लेगेसिस चूँकि बहुत ताकतवर दवा है, ये जुज़वी इलामात को ठीक कर देगी, मगर कुछ अरसे के लिए, मायूस नहीं करती। फिर अब इसके पीछे ना पड़े फिर मज़ीद, मतलब लेगेसिस ने बता दिया कि जितना मैंने करना था कर लिया, अब तुम कुछ और ढूंढो दवा, इसलिए इसके बाद दूसरी दवा ढूंढनी चाहिए। फिर इसके जो फिक्र हैं उनमें एक तो यह है कि कोई मुझे जहर तो नहीं दे रहा, और माँ बाप से भी शक, बहन भाइयों से भी शक कि मेरे पानी में मेरी किसी चीज़ में जहर न डाल दिया हो। दूसरा मुस्तकबिल का खदशा रहता है हमेशा कि मुस्तकबिल तारीख हो गया है। फिर ये एहसास रहता है कि मैं कोई ऐसा गुनाह कर बैठा हूँ जो कभी माफ़ नहीं हो सकता अब, इसलिए मेरे दिन लिखे गए, अब नामुमकिन है कि मैं निजात पा सकूँ। फिर ये वहम होता है कि मैं किसी और के हाथ में चल रहा हूँ, या मेरा वजूद ही कुछ और है, मैं वो नहीं हूँ जो हूँ, बल्कि मैं कोई और बन गया हूँ। और दूसरे के हाथ में, मशीन के कब्ज़े में, ये कई लोग बेचारे जो यूरोप वगैरह में तो अक्सर मैंने देखा है जो पागल हों, उनके दिमाग में ये बहुत आता है कि मशीन ने कब्ज़ा कर लिया। वो इसलिए कि मैं टेलीविज़न देखते होंगे ऐसी बेहुदा फिल्में कि मशीनों ने कब्ज़े किए हुए, मुसीबत पड़ी हुई, वही दिमागों में आ जाती हैं बातें, और अगर खौफ हो तो फिर ये पागलपन में तब्दील हो जाती है चीज़। तो लेगेसिस में भी ये एहसास होता है कि कोई बड़ी बाला ताकत है जिसने कब्ज़ा किया हुआ है। अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल, ये वही बाला ताकत का कब्ज़ा या मशीन का कब्ज़ा
जिनका भी हो गया होगा लेकिन जिक्र नहीं। कई ऐसे मरीज हैं जो मेरे इल्म में भी, पाकिस्तान में एक बच्ची आई थी जो जब चोरी करती थी, चोरी की आदत थी उसको, पकड़ी जाती थी तो कहती मैं मजबूर हूँ, मुझे अल्लाह ताला का हुक्म था कि चोरी करो, और बाकायदा मैं आवाज़ सुनी थी, तो आप जो मर्जी कहें मैं खुदा ताला का हुक्म नहीं टाल सकती। तो कुरान करीम ने इसका जवाब दिया हुआ है कि खुदा ताला फाहशा का हुक्म कभी नहीं देता। अब उस बेचारी को ये तो नहीं हम समझा सकते थे, मगर बाकायदा लगता था कन्विंस्ड है इस बात से कि अल्लाह ताला का हुक्म। मैंने उसको कहा, वो एक दफ़ा मेरे सामने भी लाई गई थी कि ये हटती नहीं। मैंने कहा याद रखो कि हुक्म जो है वो दूसरों को और है, जो चोरी करेगा उसके हाथ काटे जाएंगे। तुम नहीं हुक्म टाल सकती तो दूसरे क्यों टालेंगे? तुम्हें चोरी का हुक्म है, सजा का हुक्म, तो तुम तो मारी जाओगी इस तरह। मगर बहरहाल इलाज उसका अगर दवा से हो सकता हो तो लेकेसिस से होना चाहिए। हजरत मीर साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वाला वाक़या सुना हुआ है ना आपने? एक थे आदमी बड़े नेक और सादा और बुजुर्ग, लेकिन खुश्की हो गई दिमाग में बहुत ज़्यादा। तो खुश्की की वजह से उन्होंने कहा मुझे इल्हामात शुरू हो गए। इल्हामात की तरफ से पता लग रहा था कि खुश्की है। वैसे नेक थे, अपने ईमान में बड़े मुखलिस थे। तो बच्चों ने खेल बनाई हुई थी, 5 वक्त नमाजी, निज़ाम जमात के पाबंद, लेकिन बस वो दिमाग में ये था कि मुझे इल्हाम हो रहे हैं। और इल्हाम चूँकि वो गुलाबी उर्दू के थे इसलिए बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते थे उनमें। तो हज़रत मीर साहब वो थे नाज़िर ज़ियाफ़त, छोटे माम जान जिनको कहते थे, मीर दाऊद मिर्ज़ा के वालिद। उनको वो बड़े दिलचस्प बातें बात सोचा करते थे, मज़ेदार बातें, दिल में मज़ाक बहुत ख़ास किस्म का था उनका। जो लोगों ने शिकायत की तो बढ़ता जा रहा है मामला, कि हाथ से ना निकल जाए। तो मीर साहब ने उनको बुलाया, इसने कहा मेरे से ज़रूरी बात कर जाए आके। क्या बात है, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा मैं मजबूर हूँ, खुदा ताला मुझे इल्हाम कर देता है तो मैं क्या करूँ, अब मेरा इख्तियार है कोई इसमें। तो मीर साहब ने वही जो मैंने अभी जवाब दिया ना, उसी किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि मेरा ये जो रोटी देने का निज़ाम है इस वक्त मेरे सुपुर्द है। तो अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारा इल्हाम बंद ना किए तो मैं रोटी बंद कर दूंगा। अंदर से तुम्हारा खाना यहाँ नहीं चलेगा। तो इसलिए आज जो करना कर लो, दुआएं कर लो, फैसला करो। दूसरे दिन आए, कहते कि जी इल्हाम बंद कि कैसे बंद हुए? कि अल्लाह बड़ा राज़िक है, उसने कहा मैं तेरी रोटी बंद नहीं करनी। इल्हाम बंद कर। तो जो सोचते थे वो दिमाग में आ जाती थी बातें। अल्लाह ताला ने इस तरह उनको इस मरज़ से निजात बख्शी। और जो सच्चे हों उनकी तो रोटियां बंद, पानी बंद, हर तरफ से उनको डरावे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनके इल्हाम नहीं बंद होते कभी। जो रोटियां बंद करना है उनकी रोटियां बंद हो जाती हैं आखिर, लेकिन उनके ये फ़र्क है, देखें कितना नुमाया है। अच्छा, ये भी शक पड़ता है, ख़ासतौर पर औरतों में इस किस्म के शकूक ज़्यादा हैं कि कोई पीछे आ रहा है, और फिर रिलीजियस इंसैनिटी बड़ी है इसमें। बहुत गैर मामूली मजहबी हो जाए कोई लड़का अचानक, और औरतों में भी हर वक्त तिलावती हो रही है, हर वक्त नमाजें 24 घंटे लगी हुई हैं। ये इंसैनिटी भी लेकेसिस से ताल्लुक़ रखती है। मगर सबसे ख़तरनाक चीज़ इसकी ये है कि ऐसी मरीज़ा या मरीज़, अक्सर मरीज़ाओं में देखा गया है, उनको हुक्म मिलता है कि मर्डर कर दो किसी को। और ये जो है मर्डर का उनको इल्हाम, जिनको इल्हाम कहते हैं, इल्हाम का लफ्ज़ अमूमी इस्तिलाह में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना उनके दिल में बस एक ख्याल पैदा होता है कि मुझे खुदा ने हुक्म दे दिया है। आवाज़ें नहीं सुनते,
दिल में यकीन जागज़ी हो जाता है कि अब अल्लाह ताला ने मुझे फ़लाँ को कत्ल करने पर मामूर कर दिया है। और ऐसे मरीज़ बाज़ दफ़ा कत्ल कर भी देते हैं या कोशिश ज़रूर करते हैं, इसलिए ऐसे मरीजों को फिर बांध के रखना पड़ता है। और लेकेसिस को इसमें याद रखना चाहिए। आमतौर पर ऐसी नफ्सियाती अमराज में या दिमागी अमराज में लेकेसिस ऊंचे दर्जे में ज़्यादा अच्छा काम करती है। 1000 या इससे ज़ायद 30 में नहीं करेगी, अगर करेगी तो थोड़ा सा करेगी। ये अगर मैंने इसलिए लगाया कि मैंने कभी की नहीं इस्तेमाल, मगर जो डॉक्टरों ने लिखा है कि 30 की बजाय कम से कम 200 इस्तेमाल करनी चाहिए। और मैंने जो तजुर्बा किया 1000 ज़्यादा बेहतर देखी है। मैंने 200 भी की है, 1000 भी की है, और बाज़ दफ़ा लाख भी दी है, और वाक़तन बहुत मुफीद देखी है। अब वो अलामत आ गई जो आप बता रहे हैं, जहाँ मजहबी जुनून हो ऐसे मरीज़ को, वहाँ खसूसियत से बातूनी बहुत हो जाता है, बेहद बातें करता है, और साथ मजहबी जुनून। और अफरा तफरी बड़ी बड़ी होती है मरीज़ को, और ख़ास तौर पर औरतों में ये जो है ना बेसब्री कि फ़ौरन करो काम, फ़ौरन हो जाए, भी हर चीज़ उधर मुंह से निकली उधर हो जाए। इसलिए बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज़ों में फ़िक्रे भी पूरे नहीं बोले जाते, और ये एक अलामत है जो ज़रूरी नहीं कि पागलों ही में हो या मजहबी जुनूनियों में ही। यासनिक ये इसकी लेकेसिस की एक अलामत है जो बाज़ आम सेहतमंद आदमियों में भी मिलती है कि आधा फ़िक्रा बोल के दूसरा फ़िक्रा शुरू कर, दूसरा आधा बोला तीसरा शुरू कर दिया। उनको अगर फ़िक्रों को लिख रहे हैं तो उनकी ग्रामर आपको समझ आएगी कि कभी भी फ़िक्रे मुकम्मल नहीं करते, आधी बात करके दूसरी शुरू कर देंगे। ये इलामत है अंदरूनी बेसब्री की, और वो समझते हैं कि चलो अदा मजमून हुआ, मैं दूसरा मजमून अदा हुआ, मैं दूसरा मजमून शुरू कर दूँ। तो इनका इलाज लेकेसिस है, और ऊंची ताकत में। शोर असाब को बहुत झन्ना देता है, बिल्कुल शोर बर्दाश्त नहीं किसी तरह भी। और इसमें एक अलामत ऐसी पाई जाती है जो एक और दवा में भी आपको मैंने बताई थी, जो ज़रूर याद होगी क्योंकि कई दफ़ा बता चुका हूँ, कि शोर का एहसास ऐसा तेज़ हो जाता है कि दूर कहीं बजता हुआ घंटा, हाँ देखा, कॉफ़ी सबको याद है, बिल्कुल शाबाश। लेकेसिस की भी याद दिलाता है ये। अच्छा, 1 मिनट रह गया है और सफ़े 2-3 बाकी हैं, इसलिए बाकी फिर से इंशाल्लाह। कत्ल के अलावा सुसाइड यानी खुदकुशी का रुझान भी इन मरीजों में मिलता है। और इसका मरीज अक्सर सोचता है, सुसाइड करता नहीं है। बाज़ जगह तो सुसाइड कर लेते हैं ना, और इसमें ज़्यादा सोचे हैं, सुसाइड कम है। बाकी इलामतें बता चुका हूँ आपको मैं पहले ही। सिर दर्द की दूसरी पल्सेशन की अलामत भी बता चुका हूँ। पल्सेशन मैंने आपको बताया था ना, बॉडीज़ में बहुत हर जगह मौजूद होती हैं, सिवाय एक बात के, एक चीज़ के। वो क्या है? इमोशंस से अगर अचानक जज्बात में हिजान पैदा हो या बुरी खबर या एक्साइटमेंट वाली खबर मिले, तो इसमें लेकेसिस में उससे नब्ज़ कमज़ोर हो जाती है बजाय तेज़ होने के, और दिल भी बिल्कुल कच्चा कच्चा सा और हल्का हल्का बजता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इसके बाकी इलामतों से इसको अलग समझें। लेकिन जहाँ इन्फॉर्मेशन है
वहाँ तो लगेगा कि जो हथौड़े चल रहे हैं जिस तरह। और लेगेसिस का जब पूरा मरीज हो उसमें सारे जिस्म में तेज़ धड़कने और नब्ज़ के ढोल की तरह बजने का एहसास होता है, सिवाय पाँव के। इसके पाँव हमेशा ठंडे और बेनफ्स के होते हैं। अब वक्त हो गया है और क्योंकि अब अभी ज़्यादा वक्त चाहिए इसलिए बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। आज हमारा दूसरा दिन था ना हफ्ते का, तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।